हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम उन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, व्याकरण सेक्शन में जब मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें सबसे पहले आपको बताया था कि 4 इंपॉर्टेंट कवि है जिसके बारे में हमको डिटेल से पढ़नी है, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। दूसरा मैंने बताया था उसमें क्या कि जितने भी व्याकरण के पार्ट है जैसे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, या फिर आपके क्या होते हैं कि अनेक शब्दों के एक शब्द और उसके अलावे मुहावरे, ये 4 टॉपिक को आपको करवाना था, वो भी करवा चुका हूँ। अब तीसरा सेक्शन अनुवाद का था और परिभाषिक शब्द का, जिसका मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज चुका हूँ। तो उसमें क्या करने, जितने भी आपको वर्ड मिले हैं वहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी, तो वो सारे क्वेश्चन को आपको जितने भी है वहाँ पे वर्ड, वो सारे को आपको पढ़ने हैं और उसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको भेज चुका हूँ। तो उसको आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन को आपको जितने भी है वहाँ पे है वर्ड उसको पढ़ लेना है, उसी से आपका काम चल जाएगा। अब ये लास्ट वीडियो है इस टारगेट बैच का जिसमें मैंने आपको सिलेबस का पढ़ाना है और इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 साल का आपको क्वेश्चन पेपर करवाना है। इससे आपका पूरी तरीके से सारा कुछ आरवी हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें हमको क्या कवर करना है, इसमें हमको व्याकरण के दूसरे पार्ट को कवर करना है, जैसे कि संक्षेपण वाले पार्ट को, टिप्पण, और उसके बाद आवेदन पत्र, पल्लवन को और प्रारूपण को। तो इन सबको लाइन से कराना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, 2 दिनों का है, इसलिए लाइन से मैं नहीं करवा रहा हूँ। इसमें जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसको करवा देता हूँ और पूरे के पूरे यहाँ पे 40 क्वेश्चन दिए गए हैं इस पीडीएफ में और 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। तो इस सब की डिफिनेशन और सारे के सारे डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम क्वेश्चन करके और इसको याद करके जाएंगे ताकि अभी टाइम कम है, इसलिए सारा कुछ कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला यहाँ पे है क्वेश्चन, प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध है। तो ये किससे होता है, तो ये ना ही सामान्य हिंदी से होता है, ना ही साहित्य हिंदी से और ना ही प्रशासनिक हिंदी से होता है। इसका यूज प्रयोजन के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ सी नंबर, रोजगार पूरक हिंदी से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन जनसंचार माध्यम नहीं है। तो देखिए, जनसंचार का मतलब होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि बहुत लोगों से एक ही बार कहाँ तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा क्या है जिससे हम अपनी बात पूरी तरीके से सभी को एक ही साथ नहीं पहुंचा सकते हैं, वो है मोबाइल फ़ोन। टीवी से हम एक ही साथ, टीवी में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से एक ही साथ सभी को पहुंचा सकते हैं अपनी बातों को, या फिर रेडियो में भी पहुंचा सकते हैं और समाचार पत्र में भी पहुंचा सकते हैं। बट एक मोबाइल ही ऐसा है जो एक टाइम में सभी को सारा जनसंचार का माध्यम नहीं दे सकता, मतलब सभी को मास कम्युनिकेशन का फ़ायदा नहीं दे सकता, बहुत सारे लोगों को एक ही साथ अपनी बातों को नहीं पहुँचा सकता। अब तीसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग इनमें से किस क्षेत्र में नहीं होता। तो देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध इनमें से किस क्षेत्र में नहीं होता, तो कविता लिखने में इसका नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि प्रयोजन कोई अच्छे कामों के लिए होता है, थोड़ा साइंटिफिक चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि मीडिया लेखन हो गया, संचार के लिए यूज़ होता है, विज्ञापन के लिए यूज़ होता है प्रयोजन मूलक का, इसमें कविता में कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन में है कौन सा प्रताचार निर्व्यक्तिगत वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। कार्यालय पत्र में आ जाएगा, व्यवसायिक पत्र में और आवेदन पत्र में आ जाएगा, ये सब ऑफिशियली बहुत ही सही है। बट यहाँ पे निमंत्रण पत्र में इसका कोई काम नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ब। अब उसके बाद बात की जाए सरकारी कागजात में, यहाँ पे लिखा है सरकारी कागजात के लिए लिखे गए वे पत्र जो सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं कहलाते हैं। तो ये देखिए अर्ध सरकारी हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें कि एक सरकारी द्वारा लिखा गया और किसके पास, दूसरे सरकारी व्यक्ति के पास लिखा गया और व्यक्तिगत लिखा गया है, ऑफिशियल नहीं, तो ये अर्ध सरकारी पत्र होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से कौन सा कार्यालय प्रताचार नहीं है। तो इसका आंसर होगा संपादक के नाम पर, ठीक है। अब उसके बाद है जब एक ही पत्र संबंध कार्यालयों के एक साथ ही भेजा जाता है तो उनको क्या कहते हैं। तो देखिए उनका है, आपका आंसर है परिपत्र, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परिपत्र। अब इनमें से कौन अनौपचारिक पत्र होता है। तो देखिए अनौपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों के पास लिखते हैं ना। तो इसमें कार्यालयों वाला तो होगा नहीं, सबसे पहली बात है कार्यालय आदेशों के लिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि वो पर्सनल होता है, अपने परिवारों के लिए या फिर अपने सगी संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्धशासकीय पत्र, ठीक है। अब उसके है किसी कर्मचारी के स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र। तो किसी कर्मचारी के ट्रांसफ़र की सूचना देने के लिए प्रयुक्त कार्यालय पत्र का नाम क्या है। तो इसका आंसर भी होगा अर्धशासकीय पत्र, ठीक है।
अब उसके बाद क्या है, सरकारी विज्ञप्तियाँ, उसके अलावे अध्यादेश, अधिनियम आदि को अनुसूचित करने वाला पत्र कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिसूचना, क्योंकि अधिसूचित करना है किसी चीज़ को, तो उसका आंसर हो जाएगा अधिसूचना। अब इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में है कि किसमें संबोधन और सर्वनिर्देश का उल्लेख नहीं होता, तो इसका आंसर होगा प्रेस में, ठीक है। अब उसके बाद इनमें से कौन सा गुण संपादक के नाम पर लिखे गए पत्रों में नहीं होता, तो इनमें से कौन सा गुण संपादक के नाम पर लिखे पत्रों में नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रमबद्धता। अब नौकरी प्राप्त करने के लिए लिखे जाने, नौकरी प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, आवेदन ही करेंगे ना, तो नौकरी प्राप्त करने के लिए लिखे जाने वाले पत्रों को कहते हैं आवेदन पत्र। अब उसके बाद है जिन पत्रों से कुछ मांगा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो कुछ मांगेंगे मतलब हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रार्थना पत्र, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना पत्र। अब उसके बाद बात की जाए तो संपादक के नाम लिखे गए पत्रों का उद्देश्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, मतलब कि यहाँ पे उपयुक्त सभी, ठीक है, जिसमें क्या होगा, संपादक के नाम लिखे गए पत्रों का उद्देश्य होता है, सबसे पहला उद्देश्य होता है किसी समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना या फिर जनमत बनाना या फिर कोई शिकायत करना, तो ये तीनों काम में से कोई भी रहेगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अब इसके बाद क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में किए जाने वाले अवतरण का आकार मूल अवतरण का कौन सा भाग होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/3। अब देखिए संक्षेपण क्या होता है, तो देखिए संक्षेपण में कोई चीज़ को हम संक्षेप में लिखते हैं तो उसमें 1/3 भाग ही लिखते हैं, जैसे 3 भाग है किसी चीज़ का तो 1 ही भाग उसमें लिखेंगे, ठीक है, तो 1/3 भाग को ही लिखेंगे, इसीलिए संक्षेपण को वहाँ पर आधा नहीं लिखा जाता या फिर 1/4 नहीं लिखा जाता कि 4 भाग है 100 का तो वहाँ पर 25% ही लिखेंगे, नहीं 33% लिखेंगे अगर 100% है, तो ऐसा होता है संक्षेपण में, तो यहाँ पे 1/3 भाग को लिखा जाता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन में है इनमें से कौन सा विशेषता संक्षेपीकरण की नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुबोधता भी नहीं है, इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी, संतुलित आकार, सुबोधता और सुसंबद्धता का भी है, मतलब किसी चीज़ का संक्षेपण करेंगे तो उसका आकार क्या होगा, मतलब कितने वर्ड का लिखना है ये भी ज़रूरी है, और उसको कैसे लिखना है उसका सुबोधता बहुत ज़रूरी है, मतलब कि वहाँ पे जो हम बातें लिखे उसका कोई सार हो, ऐसा नहीं कि बेतुकी बातें लिख रहे हैं, तो संक्षेपण का ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब किसी पत्र का मौजूदा तैयार करना क्या कहलाता है, तो किसी पत्र का मौजूदा तैयार करना होता है आपका प्रारूपण, जब टिप्पण हो जाता है ना, जब टिप्पण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तब प्रारूपण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो मौजूदा तैयार करना क्या कहलाता है, जब लास्ट पार्ट आता है तो प्रारूपण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100। अब पल्लवन का एक अन्य नाम है, तो पल्लवन का एक अन्य नाम होगा, इसका आंसर होगा विशदीकरण, ठीक है। अब संलग्नक का अभिप्राय क्या है, तो इसमें क्या होगा, आपका आंसर 2 होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब पत्र के साथ संलग्न कागज या फिर लिफाफा या पुरानी सामग्री, इसका कोई आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका 2। अब प्रारूप में सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन नीचे यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, जो कि इसमें आंसर गलत दिया है उसको मैं सही करवा देता हूँ। तब प्रारूप में सबसे ऊपर बाईं ओर क्या लिखा जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका 100, मतलब कि पत्र संख्या, कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसके ऊपर पत्र संख्या रहता है, उसके बाद पत्र लिखी जाती है, ठीक है। अब किसी भी पत्र पर लिपि को अधिकारियों की अभियुक्ति कहलाती है, आपका आंसर होगा इसका टिप्पणियाँ, कोई भी अधिकारी उस पर कुछ भी लिखते हैं तो उसको टिप्पणियाँ बोलते हैं। अब टिप्पणी लेखन की लिपिक कहाँ हस्ताक्षर करता है, तो टिप्पणी के जो लिपिक होते हैं वो हमेशा बाईं ओर ही हस्ताक्षर करता है, यहाँ पे इसका आंसर होगा बौ नहीं होगा, इसका होगा ये। अब ये दोनों क्वेश्चन सेम है, टिप्पणी लेखन की लिपिक कहाँ हस्ताक्षर करता है, तो दोनों में यहाँ पे बाईं ओर है, तो इसका आंसर होगा बाईं ओर ही, ठीक है, यहाँ पे दाईं ओर है, जबकि यह आंसर आपका सही आंसर इसका हो जाएगा, आप याद रखिएगा कि आपका ये सही आंसर होगा बाईं ओर। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि टिप्पणी लेखन में अधिकारी कहाँ हस्ताक्षर करते हैं, तो वो भी बाईं ओर हस्ताक्षर करके अपना उस दिन का डेट वगैरह डाल देते हैं, तो टिप्पणी में अधिकारी भी बाईं ओर ही हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद संक्षेपीकरण का अर्थ क्या है, तो देखिए संक्षेपीकरण का अर्थ क्या होता है, तो सार लेखन, मतलब कोई चीज़ वहाँ पे लिखी गई उसी का सार हमको लिखना है, तो इसीलिए संक्षेपीकरण का उसी को बोलते हैं सार लेखन, ठीक है, उसका अर्थ। अब उसके बाद हिंदी भाषा में किसी एक सूत्र बिंदु अथवा संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रयुक्त करना क्या कहलाता है, तो किसी भाषा में किसी एक सूत्र बिंदु अथवा संक्षिप्त विषय को विस्तार में प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा, तो उसको बोलते हैं पल्लवन, ठीक है, पल्लवन एक प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद है प्रारूपण का क्या अर्थ होता है, तो प्रारूपण का यहाँ पे सिंपल सा है, किसी व्यक्ति को अंतिम शुद्ध रूप से प्रस्तुत करने से पहले उसकी अस्थायी रूपरेखा। अब टिप्पणी जब लिखी जाती है तो प्रारूपण की प्रक्रिया शुरू
होती है ताकि सारी कुछ समाप्त होने से पहले इसकी जांच वगैरह की जाए। ठीक है। अब उसके बाद है अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यह अधिकारी द्वारा आपसी विचार विमर्श करने के लिए। इससे पहले जो क्वेश्चन, एक अर्ध सरकारी पत्र जो लिखा जाता है एक ऑफिसर द्वारा दूसरे ऑफिसर के पास वह पर्सनल रूप से, तो उसी को बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। इसीलिए यहाँ पे भी उसका आंसर हो जाए अधिकारियों द्वारा आपसी विचार विमर्श के लिए, आपसी विचार को व्यक्त करने के लिए अर्ध सरकारी पत्र का यूज किया जाता है। अब जब कोई मंत्रालय अपने ही प्रभागों, अनुभागों एवं शाखाओं के साथ पत्र व्यवहार करता है तो ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है, तो ऐसे पत्र को ज्ञापन बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है ज्ञापन करवा रहा है, अब एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, तो वही हो गया इसका आंसर ज्ञापन। अब जब कोई पत्र प्रेषक को लौटाया जाए अथवा दूसरे मंत्रालय को भेजा जाए ताकि उसका निपटान हो सके, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पृष्ठांकन। अब राजपत्रित अधिकारियों की छुट्टी, पदोन्नति और उसके बाद प्रमोशन, पदोन्नति का मतलब प्रमोशन, त्यागपत्र, अधिकारियों का सौंपना, नियमों एवं आदेशों की घोषणा जनसाधारण के समक्ष किस माध्यम से की जाती है, तो आपका अधिसूचना के माध्यम से सारे कुछ का आंसर किया जाता है। अब जब किसी पत्र को उनके मूल रूप से आगे किसी अधिकारी को भेजता हो तो कैसे भेजेंगे, तो मूल रूप से हमको किसी अधिकारी के पास भेजना हो तो उसको भेजेंगे प्रतिवेदन के साथ। अब जो पत्र एक मंत्रालय अनेक मंत्रालय तथा राज्य सरकारों तक भेजता है तो उसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका सही होगा परिपत्र। अब वह पत्र जिसके द्वारा याद दिलाया जाए कि अमुक पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा अनुस्मारक। अब 5 क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम करेंगे। तो देखिए 5 क्वेश्चन में सबसे पहला इसमें है 36 नंबर में कि संक्षेपण में उद्दत अंश को लिखा जाता है, तो उद्दत अंश को लिखा जाता है क्या, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका संक्षिप्त करके। कोई भी संक्षेपण में हम किसी चीज़ को लिखेंगे तो उसको संक्षिप्त करके ही लिखेंगे, 1/3 भाग को, तो उसी बोलते हैं। इसका आंसर होगा संक्षिप्त करके। अब संक्षेपण में तो विस्तार में लिखेंगे नहीं, या सरल करके या फिर अनुवाद करके, इसका संक्षिप्त करके लिखेंगे 1/3 भाग को, तो उसी को बोलते हैं संक्षेपण। अब प्रारूपण का अर्थ क्या होता है, तो प्रारूपण का अर्थ होगा यहाँ पे कार्यालय प्रारूप। ठीक है। संक्षेपण तो होगा नहीं क्योंकि प्रारूपण और संक्षेपण बहुत अलग है, पल्लवन भी बहुत अलग है और निरीक्षक तो होगा नहीं, तो कार्यालय प्रारूप ही इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे है देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आप सबको पता होगा कि 14 सितंबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दिया गया 14 सितंबर का महत्व किस दिवस के रूप में है, तो देखिए वो हिंदी दिवस के रूप में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो इस सबको सारे को याद करके जाइएगा। और इस 5 टॉपिक में से आपका यही सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अब क्वेश्चन बैंक को करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।